अनसीन पैसेज। यस मैम जी। यस मैम। ओके, फुल फुल स्क्रीन पे दिख रहा है ये? यस मैम। आप लोग तब तक रीडिंग कर लीजिए, 2-3 मिनट और रुकते हैं। तब तक आप लोग रीडिंग कर लीजिए, तब तक देखते हैं कि अगर कोई ज्वाइन करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 बाय 1 इसको रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तब तक आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पे तो आपके है ही पैसेज। इसमें जो भी आपको नए तरीके के वर्ड्स लग रहे हैं वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, उनको डिस्कस कर लेंगे अच्छे से बाद में। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कौन पहले रीडिंग करना चाहेगा, कौन स्टार्ट करना चाहेगा? चेतना, धनेश्वरी, खुशबू एंड तनु, 4 लोग हैं क्लास में आज। लेकिन उसका मैंने आप बताना ना मैम जी। मैं रीडिंग करूं? अच्छा ठीक है, खुशबू नहीं रीडिंग कर पाएंगे क्या? पता नहीं है क्या। नहीं, क्लास में तो है वो, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कुछ कह रहे थे ना, मुझे लगा शायद। ठीक है चेतना, आप स्टार्ट करिए, फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो आप पढ़िए। रीडिंग कम्प्रिहेंशन हम्म। इन ब्रैकेट आर आरसी मतलब उसी का शॉर्ट फॉर्म है, एज इट नॉर्मली कॉल्ड is the most peculiar section in almost all scholastic entrance and employment tests. The skills in RC make a lot of difference to one's chances of good grades and selection. इसमें जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन हम्म। ये पेक्यूलियर और जो है स्कॉलेस्टिक का मीनिंग। अच्छा, आप ओवरऑल एक बार बता दीजिए। पेक्यूलियर और स्कॉलिस्टिक कहा आपने ना? हाँ। पेक्यूलियर मतलब कि पेक्यूलियर सेक्शन मतलब कि एक, जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों कॉम्प्रिहेंशन एक अलग टाइप का सेक्शन होता है। जैसे जी। कॉम्प्रिहेंशन, जैसे आप जो सिलेबस करेंगे, ठीक है, आपने ग्रामर पढ़ा, आपने लिटरेचर जो भी आपकी किताबें थी वो पढ़ी, ठीक है, हाँ। उनसे रिलेटेड आएगा उस सेक्शन में। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन कुछ भी आ सकता है, कुछ अलग सा आता है ना? वो कहीं से उठा के दे देता है, हाँ कहीं से भी उठा के वो टॉपिक। हाँ, तो पेक्यूलियर मतलब कि रेगुलर है बट डिफरेंट टाइप का है, हाँ। ठीक है? मतलब अ, वो यूजुअल वैसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आप पढ़ रहे होंगे।
उससे कुछ अलग ही रहेगा। जैसे आज हम ये कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज कर रहे हैं, तो ये पैसेज शायद आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, है ना। तो ये क्या हो गया, ये पेक्यूलियर कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ठीक है, पेक्यूलियर मतलब थोड़ा अलग सा। जी। ओके। और सेक्शन इज ऑलमोस्ट ऑल स्कॉलेस्टिक। स्कॉलेस्टिक क्या है? स्कॉलिस्टिक मतलब कि जैसे कोई कॉलेज का एग्जाम देता है या स्कूल के एग्जाम देते हैं, है ना। तो बेसिकली जो ये वर्ड होता है स्कॉलर, ठीक है, जो मेन वर्ड होता है वो होता है स्कॉलर। ठीक है, इसमें ऑनर। जी। स्कॉलर ये मेन वर्ड होता है इसका। ठीक है, तो स्कॉलर ये वर्ड जो होता है, ये शब्द जो होता है, ये आपके किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे आपके इंस्टीट्यूट्स हो गए, आपके कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, है ना, उनसे रिलेटेड, उसको जब मतलब उनसे रिलेटेड जो एक पूरा वर्ड, जैसे उन्होंने स्कूल कॉलेज सब चीजों को, इंस्टीट्यूट को एक साथ जोड़ के लिख दिया, उसके लिए उन्होंने शब्द यूज कर लिया स्कॉलिस्टिक। ऐसी जगह जहाँ पे एजुकेशन दी जा रही हो, ठीक है, जहाँ पे एजुकेशन का, पढ़ाई का काम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, स्कॉलिस्टिक। ठीक है, ठीक है, आगे। एंट्रेंस का मतलब तो प्रतियोगी और रोजगार हो जाता है ना। तो ऐसे जांच एम्प्लॉयमेंट। के लिए ये रीडिंग कंप्रहेंशन का उपयोग ऐसा हो सकता है। द स्किल्स इन आरसी मेक, और जो रीडिंग कंप्रहेंशन की बनाने के लिए जो स्किल चाहिए होता है वो लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत कठिन होता है। वंस चांस किसी के लिए कि अच्छा ग्रेडेशन और सिलेक्शन के लिए चांसेस तो डिफरेंट होता है ना, ये चीज। मतलब कि डिफरेंट, जैसे इन्होंने यहाँ पे जो बोला है, द स्किल्स इन आरसी मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू हाँ, वन चांसेस ऑफ गुड ग्रेड्स सिलेक्शन स्लैश या सिलेक्शन। हाँ, या सिलेक्शन। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू का मतलब है कि कॉम्प्रिहेंशन के जो आपके नंबर होंगे, ठीक है, आप कितने अच्छे से एक कॉम्प्रिहेंशन को, एक अनसीन पैसेज को समझ पाएंगे, उससे आपके नंबर पे, आपके ग्रेड्स पे, आपके सिलेक्शन पे बहुत फर्क पड़ सकता है। ठीक जी। है, तो ये जो अ लॉट ऑफ डिफरेंस लिखा है ना, अ लॉट ऑफ डिफरेंस मतलब ये लॉट ऑफ डिफरेंस को आप पढ़िए टू वंस गुड ग्रेड्स एंड सिलेक्शन के साथ। ठीक है, उसका क्या मतलब हुआ। रीडिंग कंप्रहेंशन को बनाने में किसी का बहुत फर्क है। किसी का अवसर, चांसेस ऑफ गुड ग्रेड सिलेक्शन। रीडिंग कंप्रहेंशन को बनाने की कला में और किसी के लिए अच्छे मार्क्स लाने। मैम जी, आवाज अटक गई, गायब भी हो गई। मैम ही नहीं है क्या क्लास में? नहीं, वो नेटवर्क इश्यू के कारण उनका ना लेफ्ट हो गया है, रीज्वाइन करेगी। चेतना दी, मुझे क्लासिफाइड का मतलब बताओ ना। क्लासिफाइड वर्गीकरण, हाँ। वर्गीकरण होता है उसका मतलब। ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसी पर, हाँ, वर्गीकरण इसमें ना क्लासिफाइड है ना, तो उसका ना वर्गीकृत आ जाएगा, देखना। ठीक है। हाँ।
क्योंकि वहाँ उसमें थर्ड पैसेज में ना कि वो करता है ऐसे बोर्ड ऐसे। आपका तो आवाज ही कट रहा है दी। आपके तरफ भी नेटवर्क नहीं। इशू है इसलिए। हाँ, ये कौन सा वाला का बता रही है, उसी में है क्या? हाँ उसी में है, थर्ड वाला, थर्ड पैराग्राफ। अच्छा, इसमें हाँ। बहुत सारा निकला ना। हाँ, ऑब्सक्योर निकला और ब्रॉडली वगैरह, फैमिली और ये सब बहुत सारे सब। ये मैम कहाँ से और रिजॉइन कर रही है, किस वाला कर रही है? रुकिए, मैं इधर से चैट करके लाती हूँ। मैसेज तो की है कि मतलब इंटरनेट इशू, आई एम रिकनेक्टिंग द क्लासेस करके। हाँ उनका मैसेज। हेलो खुशबू, खुशबू। हाँ बोल। भारती जाना, फोन कर दे अभी सर। ओके। ऑडियो कनेक्ट कर, अच्छा ज्वाइन तो करे रेस करके बोल। हाँ। चिट्टू, हाँ कॉमो पेन खूब कर रखे, हमें बर्तन धोता है, एक कर रुके। हाँ, ठीक है, जा।
हेलो, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, सॉरी, थोड़ा इंटरनेट इश्यू हो गया था। एकदम से इंटरनेट इश्यू हो गया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए सडनली डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, स्क्रीन शो हो रहा है ना आप लोगों को पूरा? यस मैम। ओके, तो कहाँ थे हम लोग? फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ हमने डिस्कस कर लिया था। आप लोगों को समझ में आ गया ना मैं कि उस लास्ट लाइन का मतलब क्या था? कि जो रीडिंग कम्प्रहेंशन बनाने की कला जो होती है वो किसी एक क्या था, वो आपके नंबर्स में, आपके ग्रेड्स में बहुत फर्क ला सकता है। वर्क ला सकता है। हाँ। ठीक है, यस ओके। मैम। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट पैरा धानेश्वरी आप पढ़ेंगी। Topics that are diverse form the field they are in or they are comfortable with. So one need to develop a test for even the most obscure and boring topic on this planet. For success in RC, one should be able to understand, and even with an average speed, one can succeed if one implement the strengths. स्ट्रैटेजीज, Strengths. स्ट्रैटेजीज। देखो, उस वर्ड को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक स्ट्रैट, STRAT, ठीक है, यहाँ पे देखिए, STRAT, और EGIES, ये क्या है? EGS, और ये क्या है? स्ट्रैट। तो कैसे पढ़ेंगे? स्ट्रैटेजी। Strategies. हाँ, स्ट्रेटेजीज। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. ठीक है, अब आराम आराम से बताइए क्या मतलब समझ में आया आपको? मोस्ट स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू टैकल। टैकल का क्या मतलब होता है? कोई भी बता दे, टैकल का क्या मतलब होता है? आपने पहले भी ये शब्द सुना होगा, कहीं ना कहीं लोग बातों में इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को। सरल होता है क्या मैम? टैकल मतलब कि किसी चीज को जैसे समझना नहीं बोलेंगे, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक मतभेद चल रहा है ना? तो उस मतभेद को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे टैकल करेंगे? ठीक है, हाँ किसी हाँ चीज हाँ। को मतलब कि किसी चीज को सुलझाने की कोशिश करना, समझने की। या समझाना ये होता जैसे, होगा। हाँ, जैसे हम जैसे कुश्ती के बारे में आपने सुना है, जो रेसलिंग होती है। यस मैम। हाँ, तो रेसलिंग में भी क्या करते हैं वो लोग? एक दूसरे को टैकल करते हैं। ठीक है, तो टैकल का जैसे यहाँ पर क्या है, एक तरह से यहाँ पे टैकल का मतलब क्या है कि आप ऐसे टॉपिक से आपका मतलब कि लड़ना, आपको उन टॉपिक से जीतने की कोशिश करनी है, उनको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसमें जो बोला जा रहा है वो ये है कि मोस्ट स्टूडेंट फाइंड इट टू डिफिकल्ट टू टैकल टॉपिक्स दैट आर डाइवर्स फ्रॉम द फील्ड दे आर इन और दे। तो जो ज्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं कि जो कठिन वाला रहता है ना उसको सुलझाने के बजाय वो सरल उस क्षेत्र को अलग कर देते, डाइवर्स कर देते हैं नहीं, उस फील्ड से। देखिए देखिए दे आर देखिए, इन और सुनिए दे इस, आर कंफर्टेबल विथ, मतलब जिनमें वो ना कंफर्ट फील करते हैं उसमें रहते हैं, ऐसे करके उसके साथ चल। अच्छा, ठीक है। अब इसको हम, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को हम दो भाग में पढ़ेंगे। ठीक है,
आराम आराम से पढ़ेंगे, 2 भाग में पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो पहली लाइन क्या है, मोस्ट स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू टैकल टॉपिक्स, ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट, फाइंड इट डिफिकल्ट मतलब कि उनको मुश्किल लगता है ऐसे टॉपिक्स को टैकल करना, ऐसे टॉपिक्स को समझना। मोस्ट स्टूडेंट्स को ऐसे टॉपिक्स समझने या मुश्किल लगता है। आगे दैट आर डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब क्या है, अलग, ठीक है, डाइवर्स का मतलब क्या है, अलग, ठीक है, डाइवर्स का मतलब है अलग, दैट आर डाइवर्स फ्रॉम द फील्ड दे आर इन और दे आर कंफर्टेबल विद। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स जो कि उन स्टूडेंट्स की फील्ड के नहीं होते हैं या जिसके साथ वो कंफर्टेबल, मतलब जैसे आपने कोई पोयम पढ़ी, ठीक है, आपको पोयम अच्छे से आती है, आपको समझ में आई, लेकिन आपके एग्जाम में कुछ और पोयम आ गई, ठीक है, तो जब आपके एग्जाम में कुछ और पोयम आ गई तो आपको लगा कि अरे यार ये तो कुछ अलग सा आ गया, ये तो हमने पढ़ा नहीं था, तो आपको, आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। जो आपने पढ़ा था उसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आपने नहीं पढ़ा है उसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं। किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको अलग सा लगता है, अजीब सा लगता है, एडजस्ट करने में दिक्कत होती है ना। तो ऐसा ही क्या होता है, पढ़ाई में भी होता है कि जैसे कोई नया, जैसे नई क्लास में जब जाते हैं, जब नए मैथ के क्वेश्चन, मैथ के नए टॉपिक्स आते हैं, इंग्लिश के किसी भी सब्जेक्ट के नए टॉपिक्स आते हैं, शुरू में लगता है कि यार बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब धीरे धीरे उसे पढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, फिर लगता है कि हाँ उतना मुश्किल भी नहीं है, इसे आसानी से किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इस लाइन का मतलब है कि मोस्ट स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसे टॉपिक समझने में मुश्किल होती है जो कि उनकी फील्ड के नहीं होते हैं या जिनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते। कंफर्टेबल नहीं होते मतलब कि अनजान होते हैं जिन टॉपिक्स के साथ, ठीक है, ये मतलब है इस लाइन का। अब इसमें 2 शब्द आए आपके, कौन कौन से, टैकल, टैकल और डाइवर्स, डाइवर्स, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन क्या था, so one needs to develop a taste for even the most obscure and boring topics on this planet। क्या मतलब है इस लाइन का, खुशबू या धानेश्वरी आप में से कोई बताएगा। ओके ठीक है, तो मैं बताती हूँ फिर। सो वन नीड्स टू डेवलप अ टेस्ट फॉर इवन द मोस्ट ऑब्सक्योर एंड बोरिंग टॉपिक। अब इसमें एक शब्द आया है ऑब्सक्योर, तो इस शब्द का मतलब, पहले हम इस शब्द का मतलब जानेंगे, उसके बाद हम पूरे वाक्य, पूरी लाइन की बात करेंगे कि उस सेंटेंस का मतलब क्या है। तो ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, हाँ, अस्पष्ट या कुछ ऐसा जो समझने में, जिसको समझने में दिक्कत हो, ठीक है। तो क्या है कि इसमें क्या लिखा है, सो वन नीड्स टू डेवलप अ टेस्ट फॉर इवन द मोस्ट ऑब्सक्योर एंड बोरिंग टॉपिक ऑन दिस प्लैनेट। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमको, हमारी क्या जरूरत है कि हम बच्चों को क्या करना चाहिए कि उनको ऐसे टॉपिक्स के साथ जो कि समझने में जिनको मुश्किल होती है या जो बहुत बोरिंग होते हैं, ठीक है, उनको भी पढ़ने की आदत, उनको भी जानने की आदत बच्चों को अपने अंदर जगानी चाहिए, अपने अंदर बनानी चाहिए, ठीक है। जैसे हम कोई नई चीज खाते हैं तो पहला चम्मच खाते हैं तो हमको लगता है कि अरे इसका टेस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर दूसरा चम्मच खाते हैं तो थोड़ा समझ में आता है, तीसरा चम्मच खाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, अच्छा लगने लगता है। तो क्या होता है कि हमारा जो मुंह है वो उस टेस्ट को डेवलप करने लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सो वन नीड्स टू डेवलप अ टेस्ट फॉर इवन द मोस्ट ऑब्सक्योर
एंड बोरिंग टॉपिक ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को, जैसे इंग्लिश सबसे बेकार सब्जेक्ट किसी को लग रहा है मान लो, या किसी को मैथ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है, आपकी क्लास में मैथ है तो मैथ करना तो पड़ेगा ना, आपको आदत तो डालनी पड़ेगी मैथ प्रैक्टिस करने की। तो यहाँ यही मतलब है, जो राइटर है वो यही कहना चाह रहे हैं कि कोई टॉपिक आपको मुश्किल लगता है समझने में या बोरिंग लगता है, पर फिर भी आपको उसको समझने की, उसको पढ़ने की आदत अपने अंदर बनानी चाहिए। ठीक है, ओके। फॉर सक्सेस इन आरसी वन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो वही है कि जब हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन में यही है कि कुछ भी पैराग्राफ आ सकता है, किसी भी तरह का पैराग्राफ आ सकता है, कुछ भी हम पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों को, हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन क्या है, एंड इवन विद एन एवरेज स्पीड वन कैन सक्सीड इफ वन इम्प्लीमेंट्स दी स्ट्रैटेजीज। अच्छा, अब क्या है, जैसे स्ट्रैटेजी, अब जैसे आप कोई भी काम करते हैं, तो कोई काम करने के लिए आप एक प्लान करते हैं कि पहले, जैसे आपने एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप बोलेंगे कि पहले मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, फिर मुझे दूसरा टॉपिक पढ़ना है, फिर मुझे तीसरा टॉपिक पढ़ना है। तो उस तरह के प्लान को क्या कहते हैं हम, स्ट्रेटजीज। हाँ, उसको क्या करते हैं, हाँ। धानेश्वरी कुछ बता रही हैं आप, बताइए। हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी बोलते हैं। कि हम जब किसी कोई काम करने का एक प्लान बनाते हैं कि हाँ हमें इस तरह से उस काम को करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी। कि उस चीज को हमें करने का तरीका क्या है, कि इस स्ट्रैटेजी से हम करेंगे तो हमारा वो काम जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये है कि इसमें भी यही होता है, जैसे रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसमें अक्सर क्या होता है कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपके एग्जाम में कहीं अगर आप आगे एग्जाम दे रहे हैं और उसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मैं क्या करती थी, कि मैं पहले क्वेश्चन पढ़ती थी, कि सबसे पहले आप जो उसमें सवाल पूछे गए हैं, सवाल एक बार पढ़ लीजिए। हम लोग भी वैसे ही करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वही तरीका होता है कॉम्प्रिहेंशन करने का, पहले सवाल पढ़ लीजिए, फिर कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ना स्टार्ट करिए। और जैसे जैसे सवाल का जवाब जहां आता रहेगा, उसको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करते रहेंगे या मार्क करते रहेंगे। तो क्या हुआ, वो आपने कॉम्प्रिहेंशन एक ही बार में पढ़ भी लिया और एक ही बार में सॉल्व भी कर लिया, है ना। तो आपका टाइम बच गया। अब अगर आप ये करेंगे कि पहले आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, फिर आपने सवाल पढ़े, फिर आप कॉम्प्रिहेंशन में उनका उसका जवाब ढूंढेंगे, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ये आपकी स्ट्रैटेजी, उस कॉम्प्रिहेंशन को करने की स्ट्रैटेजी हुई, कि पहले आपने सवाल पढ़े और फिर आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धानेश्वरी आपने रीडिंग कर ली थी ना, खुशबू नेक्स्ट पैरा आप पढ़िए। खुशबू, अगर कुछ आपकी तरफ से दिक्कत है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए मुझे। काम कर रही होगी और मोबाइल को छोड़ दी, काम कर रही अच्छा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ओके। आज वैसे ना सिर्फ आप तीन लोग ही हैं, खुशबू, धानेश्वरी और चेतना। तो एक काम करते हैं, दो पैराग्राफ और करते हैं, ये फिफ्थ पैराग्राफ तक करते हैं, फिर क्लॉजेस का बस डेफिनेशन देख लेंगे। ठीक है, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे, बस डेफिनेशन देख लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर अगली क्लास में ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो फिर तब वो करवाना ज्यादा सही रहेगा, है ना। अब बहुत जनों ने मतलब 2-3 क्लास को छोड़ दिया है, पता नहीं, अब उनका नंबर फिर से लगा के पूछना पड़ेगा शायद। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। तो क्योंकि कुछ जैसे आनंद है रेगुलर क्लास में है, और सॉरी, शोभा भी है रेगुलर क्लास में।
तो वो लोग भी आप नहीं है, तो इसलिए मैं कह रही थी। हाँ खुशबू बोलिए। सॉरी मैम जी, मैं थोड़ा काम में बिजी थी। अच्छा कोई बात नहीं, आप क्लास में है ना, मतलब जो हाँ भी बात कर रहे हैं वो सुन रही है ना। मैम जी। मैम जी, आनंद भाई है ना, वो शायद ही अटेंड कर पाएंगे क्लासेस। कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि उनके तरफ में नेटवर्क इशू होता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगी? जी मैम जी। हाँ पढ़िए। खुशबू आप पढ़ रही हो क्या थर्ड पैराग्राफ? ब्रॉडली हाँ ठीक है। speaking, RC passages can be classified in a few categories. Fact based RC is the simplest form of RC. These types of passages have lot of information in the form of names, numbers, etc. In these types of pages, one should read very fast. ठीक है, तो इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं जो राइटर हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं बताए। खुशबू बताओगे आप क्या बोलना चाह रहे हैं राइटर इसमें? ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ फिर। ब्रॉडली स्पीकिंग आरसी पैसेजेस कैन बी क्लासिफाइड इन अ फ्यू कैटेगरीज। तो क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन भी जो होते हैं, पैसेजेस भी जो होते हैं, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इसमें इन्होंने एक कैटेगरी के बारे में बात करी है, जो है फैक्ट बेस्ड आरसी। फैक्ट बेस्ड आरसी का मतलब क्या होता है कि जिसमें जैसे जैसे हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ की बात कर रहे हैं, कि मतलब जो भी ऐसी चीजें हैं कि जो फैक्ट हैं, मतलब जिनमें कोई बदलाव, जो नेचुरली मतलब कि ट्रू चीजें हैं, ठीक है, जिसमें कोई आप लिखने में मतलब कि सोच, इमेजिनेशन तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पर वो क्या है, वर्ल्ड नोन फैक्ट है कि ये चीज ऐसी ही होती है या ये चीजें ऐसी हैं। जैसे जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो किस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है। आपके ऑर्डर चेंज करने से आपके मन के मुताबिक उनका ऑर्डर चेंज नहीं हो जाएगा। वो फैक्ट है कि पहले कि मरकरी है, कि अर्थ है, कि वीनस है, कि जुपिटर, मतलब वो एक क्या हो गया, फैक्ट हो गया। वो एक फैक्ट का मतलब क्या हो गया, एक इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आरसी होता है, ये राइटर का कहना है, ठीक है। तो इस टाइप के पैसेजेस में क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि जैसे हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लैनेट्स की नाम की इंफॉर्मेशन होगी, या जैसे हम कुछ हिस्ट्री, ऐतिहासिक चीजों की बात कर रहे हैं, तो उसमें डेट्स हो सकते हैं कि उस तारीख में, उस साल में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो उस तरह के क्या होते हैं, उस तरह के पैसेजेस में इंफॉर्मेशन बहुत होती है, बहुत सारी जानकारी होती है, ठीक है। ऐतिहासिक जानकारी होगी, या कुछ मतलब किसी चीज की नाम की, या किसी जगह के बारे में, इन सारी चीजों की क्या होगी, उसमें बहुत जानकारी होगी, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ पैसेजेस वन शुड रीड वेरी फास्ट, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत तो है नहीं, है ना, क्योंकि वो फैक्ट है, वो इंफॉर्मेशन है। वो बस आपको क्या करना है, याद करना, अपने दिमाग में उसको रजिस्टर करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे पैसेजेस में जो राइटर बता रहा है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि अभी हमने 3 पैराग्राफ पढ़े हैं, इन 3 पैराग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या नहीं। अभी हम उल्टा चल रहे हैं, एग्जाम में पर आपको दूसरा तरीका अपनाना है, जो हमने पहले मैम डिस्कस। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? किसका? इम्प्लीमेंट का अमल करना होता है। इम्प्लीमेंट, अच्छा, वन कैन सक्सीड इफ वन इम्प्लीमेंट्स द स्ट्रेटेजी। इम्प्लीमेंट मतलब कि किसी चीज को, जैसे आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई
पढ़ाई करने की, ठीक है। आपने स्ट्रेटेजी बनाई पर आपने उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, अगर आप उसे फॉलो करते तो उसका क्या होता, आपने उसे इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करना मतलब कि उसका, उसको यूज करना, उसका इस्तेमाल करना, उसको लगाना। जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई उसको आपने इस्तेमाल भी किया अपनी पढ़ाई में, तो क्या हो गया, आपने उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया। आपने कोई प्लान बनाया और उसने उस आपने उस प्लान के अकॉर्डिंग ही काम किया, जो आपने प्लान बनाया उसी प्लान के अकॉर्डिंग आपने काम किया, तो क्या हो गया, वो प्लान आपने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। यस मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ने वाले थे, कुछ क्वेश्चन देखने वाले थे, या ये 2 पैराग्राफ और, चलो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ओके, अच्छा, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट स्टूडेंट्स फाइंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट बिकॉज द लैंग्वेज इज टफ, द वोकेबलरी इज डिफिकल्ट, द स्टाइल इज टू इन्वॉल्व, द टॉपिक्स आर अनरिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट। क्या है इसमें, पैराग्राफ जो हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है उसमें इन चारों में से क्या बताया उन्होंने कि कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट क्यों होता है। मैम द टॉपिक आर अनरिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट। बिल्कुल सही तनु, एकदम सही जवाब। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट बेस्ड आरसी is the easiest because it is written in simple language, there are no allusions, it contains information, it can be memorized easily। अभी अभी जस्ट हमने इसकी बात करी है। Information. हाँ, it contains information, ठीक है। ओके, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। मुझे लगता है तीसरा जो क्वेश्चन है वो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम 4th एंड 5th पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, हमने 3rd पैराग्राफ तक पढ़ लिया था ना। ओके चेतना, तनु आप पढ़ोगे 4th पैराग्राफ, आपका ठीक है तनु, आप रीडिंग करिए एक बार। Don't try to memorize any fact, numbers or name, etc. In fact, there is no need to even remember them. Just make yourself familiar with the structure of the passage. Just see in which paragraph author is talking about what. Make it then when you go to the questions, identify in which paragraph information regarding that question is mentioned. Go to that paragraph, read the numbers, names, etc. and mark the answer. ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो इसमें ऑथर क्या कह रहा है कि हमको जो फैक्ट्स हैं, हम अभी किसकी बारे में बात कर रहे हैं, जो फैक्ट बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन होते हैं ना। 3rd पैराग्राफ में हमने, ऑथर ने क्या बताया है, फैक्ट बेस्ड पैराग्राफ जो होते हैं वो सबसे सिंपल होते हैं। तो आगे वो क्या कर रहे हैं, वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों को, मतलब ये जब आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन में कोई फैक्ट है, कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन है, तो आपको उस इंफॉर्मेशन को याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको उसे याद करना है, कि आपके दिमाग में एकदम याद होना चाहिए। बस आपको क्या करना है कि किस तरीके से उस पैराग्राफ को लिखा गया। जस्ट मेक योरसेल्फ फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। फेमिलियर का क्या मतलब हुआ, फेमिलियर का क्या मतलब हुआ, कोई बताना चाहेगा। फेमिलियर का मतलब, जस्ट मेक योरसेल्फ फेमिलियर विद द पैसेज। समानता में, समानता ऐसा कुछ हुआ, मतलब समान बनाते हैं ना, फेमिलियर ऐसा एक जैसा वाला।
समानता नहीं, अब वो सिमिलर हो जाएगा ना वो तो। हाँ, तो हाँ, एक तो ऐसे में आया था फेमिलियर, परिचित। फेमिलियर मतलब जैसे होता है कि आप किसी इंसान से बहुत दिनों बाद मिलते हैं, आप पहले कभी मिले होते हो, आप तो कहते हैं कि जाना पहचाना सा लग रहा हाँ है ना। तो हाँ फेमिलियर का मतलब क्या होता है कि आप इसमें क्या लिख रहे हैं, जस्ट मेक योरसेल्फ फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। तो क्या करना है कि आपको जो वो पैसेज लिखा है उस वो किस तरीके से लिखा है, उसका जो लिखने का तरीका है उसकी पहचान करनी है, उसको जानना है बस। ठीक है, तो ये मतलब है फेमिलियर का। ठीक है, जानना या जा मतलब जानना या पहचानना। ठीक है, जस्ट मेक योर सेल्फ फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि आपको उस पैसेज को किस तरह से लिखा गया है उस चीज से आपको अपने आप को फेमिलियर कराना है, मतलब कि उससे आपको अपने आपको जानकार कराना है। ठीक है, ओके, ठीक है। आगे क्या है, जस्ट सी इन विच पैराग्राफ ऑथर इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, मार्केट, देन वे। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि बस जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो बस ये देखिए कि उसमें ऑथर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम बात, अभी हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो इस पैराग्राफ में ऑथर किस चीज की बात कर रहा है, फैक्ट बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन की, कि उनको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, फिर क्या है, देन व्हेन यू गो टू द क्वेश्चंस आइडेंटिफाई इन विच पैराग्राफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन इज मेंशन्ड। जो हमने पहले जिस चीज के बारे में बात करी, कि फिर जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, हम क्वेश्चंस जब पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया कि वो पैराग्राफ ऑथर ने किस तरीके से लिखे हुए हैं, तो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम सीधे उसी पैराग्राफ पे जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, गो टू दैट पैराग्राफ, रीड द नंबर्स, नेम्स एटसेट्रा एंड मार्क द आंसर। कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप समझेंगे कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में, आप उस पैराग्राफ में जाएंगे, जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन आपको दी होगी उसको आप मार्क कर लेंगे और अपना आंसर ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन था वो देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, फॉर आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन आरसी वन शुड memorize the facts, figures, etc. Mark what the author is talking about in the para. Mark the essential details of the passage. Remember the names, numbers, etc. Mark what the author is talking about in paragraph. ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि अगले पैराग्राफ में इस क्वेश्चन का आंसर हो, और जैसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप बताएंगे, हम फिर से क्वेश्चन पे नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा अगला है, टॉपिक बेस्ड comprehension is tough as it contains technical terms, it is based on different topics, it demands instant understanding, one can't read them fast enough। ठीक है, इसको हम कांट भी पढ़ सकते हैं और कैन नॉट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए फिर अब हम लोग फोर्थ पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, अब हम फिफ्थ पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके, खुशबू आप रीडिंग करोगे? खुशबू सुन पा रहे हो मुझे? अच्छा चलिए, इतना आप रीडिंग कर दीजिए फिर। Inference-based RC, the toughest form of RC. Here the passage is fairly tough to understand. This includes passages on topics like religion, spirituality, philosophy, etc. Most of the students will be comfortable attempting these passages, at least in RC. The reading speed is fairly slow in this type of passages. The way to master this type of passages is to read them again and again while practicing. इसमें जो है
अनुमान के आधार पर जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन होता है वो सबसे ज्यादा कठिन होता है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में ये बताया जा रहा है, कठिन रूप है करके। और हियर द पैसेज इज द फेयरली टफ टू अंडरस्टैंड। हाँ, मतलब जो पैराग्राफ होगा, जो पैसेज होगा, वो टफ होगा समझने में, क्योंकि आपको क्या करना है कि जो भी ऑथर है या जो राइटर है वो लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उससे आपको समझने की कोशिश करनी है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। यस ठीक मैम। है, आपको उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करनी है, उसमें से इंफॉर्मेशन को समझने की। पहले पैराग्राफ में क्या था, हम क्या कर रहे थे कि उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी, उसमें हमें कुछ बदलना नहीं था। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी राइटर लिखेगा उसको आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसमें से आपको इंफॉर्मेशन को जानना, खुद के, जैसे आप कैसे किसी इंफॉर्मेशन को, किसी बात को प्रोसेस, जैसे किसी के कहने का, कोई कह कुछ रहा है पर वो बताना कुछ चाहता है, समझाना कुछ चाहता है, समझ रहे हो? तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि जो इन्फ्लुएंस बेस्ड आरसी होते हैं वो इसीलिए टफ होते हैं, क्योंकि ऑथर कुछ उसमें लिखता है और आपको उसमें से जो भी उन्होंने लिखा है उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं उसका आपको क्या करना है, अनुमान लगाना है। तो इसीलिए वो क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं समझने में। ठीक है, आगे क्या था चेता? दिस इंक्लूड्स पैसेजेस। हाँ, तो ये जो है ना अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसमें जो है सम्मिलित किया जाता है धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक और अन्य भी एक्सेप्टर। ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी कंफर्टेबल अटेम्प्टिंग दिस पैसेजेस एटलीस्ट। हाँ, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं इन सबको अटेम्प्ट करने के लिए, ऐसे पेजेस को हाँ, रीडिंग। ठीक है। द रीडिंग स्पीड इज फेयरली स्लो एंड और जो पढ़ने की जो गति होती है वो इसमें थोड़ी धीमी होती है। आती है, क्योंकि आपको समझने की कोशिश करनी है कि उसमें हाँ, क्या, जो राइटर है, जो लेखक है, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। द वे टू मास्टर दिस टाइप ऑफ पैसेजेस, इसमें जो है महारत हासिल करने का जो रास्ता है वो पढ़ना है, उसे बार बार पढ़ने का और प्रैक्टिस करने, जबकि प्रैक्टिस के साथ में उसे बार बार पढ़ने का रहता है। तो क्या है ना कि किसी भी चीज में महारत हासिल करने का तरीका क्या है, जब आप पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो हाँ, आपको बार बार उसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और यस बार यस, बार उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। करना पड़ता है। ठीक है, ओके। ठीक है, तनु, धनेश्वरी नहीं है ना, शायद धनेश्वरी ने, धानेश्वरी आप हो क्लास में ना? यस मैम। ठीक है, आप सिक्स्थ पैराग्राफ आप पढ़िए। यस मैम। Topic based RC includes passage on any particular topic like economics, astrology, medical science, etc. Generally, what makes this passage though is use of technical terms. If a topic is new to us, then presence of technical them scare us even if they are defined in the passage. For success in this type of passage, we need to have a fan understanding of the definition of the term. If it is defined in the passage, read the definition twice if you need to, but don't worry about technical term if they are not defined in the passage. Assume them to be non-existent and proceed. Key principle in this passage is that don't go to the next line unless the previous line is clear. ओके, ठीक है धनेश्वरी,
अच्छा, अब एक बार इस पैराग्राफ को मैं फिर से पढ़ूंगी। धानेश्वरी ने अच्छा पढ़ा है। कुछ वर्ड्स हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, ठीक है? कि हम प्रोनाउंसिएशन मतलब कि मैम उनको बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। अच्छा, हाँ मैं समझ गई, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें एक वो था, ये ट्वाइस है, ठीक है? रीड द डेफिनेशन ट्वाइस, जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, ये आपको दिख रहा है, ट्वाइस, ठीक है? इस वर्ड को हम ट्वाइस पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मैं हम लोगों ने फिफ्थ वाले पैराग्राफ में बात नहीं करी कि कोई वर्ड ऐसा था जो किसी को शब्द समझ में ना आया हो। कोई ऐसा शब्द था क्या? फेयरली, फेयरली। फेयरली, यस अच्छा। मैम। फेयरली टफ टू अंडरस्टैंड। फेयरली जो यहाँ पर यूज किया गया है, वो क्या एज एडजेक्टिव यूज किया गया है, ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल है ना, तो मुश्किल क्या हो गई कि कोई काम है उसका हमने क्या कर दिया कि मुश्किल है, और मुश्किल का भी हमने बता दिया कितना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। तो क्या हो तो गया ये वो उसका? फेयरली थोड़ा। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? फेयरली टफ टू अंडरस्टैंड, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है थोड़ा उसको करती है। समझना, ठीक है? जी हाँ। ठीक है। और कोई शब्द था इसमें जो नहीं समझ में आया? मैम हाँ जी। स्पिरिटी का मतलब क्या होता है? रिलीजन के बाद वाला। स्पिरिचुअलिटी, जैसे चेतना ने बताया, आध्यात्मिक, यस मैम, है ना? अध्यात्म हिंदी होता है। में आध्यात्मिक होता है। तो हाँ। स्पिरिचुअलिटी, अब स्पिरिचुअलिटी क्या है कि उस तरह से तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अगर मुझे आसान भाषा में समझाना हो तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। नहीं मैम जी, वही धार्मिक आध्यात्मिक जो है ना, पूजा पाठ यही सब होता है। हाँ, मतलब स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा हम आत्मा परमात्मा इस चीज की बात करते हैं ना। रिलीजन में तो थोड़ा यस मैम। धर्म भगवान, होता है। पूजा पाठ, धार्मिक चीजें आ जाती है। स्पिरिचुअलिटी हाँ, में क्या होता है, हम आत्मा परमात्मा आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा वही है, वही। ठीक है? अच्छा, और कोई शब्द था जो मुश्किल लगा आपको समझने में? अच्छा चलिए, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ वाले पैराग्राफ में अब इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने तीन टॉपिक्स की इन्होंने बात, तीन टाइप के इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन की बात करी है। कौन कौन से तीन टाइप के कॉम्प्रिहेंशन है? टॉपिक बेस्ड है। दूसरा, थानेश्वरी आप बताओगे? धानेश्वरी या तनु, आप में से कोई आंसर दो। दूसरा, दूसरा टाइप का कॉम्प्रिहेंशन कौन सा है? मैम इकोनॉमिक एस्ट्रोलॉजी मेडिकल साइंस। हाँ, तो ये किस में आता है? टॉपिक में आएगा। हाँ, ये बेस्ड। टॉपिक बेस्ड में आएगा। टॉपिक बेस्ड आरसी में ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है? ये दूसरा टाइप हो गया। और तीसरा टाइप कौन सा हुआ? देखो, मैं साफ साफ उसका आंसर बता रही हूँ, उसके आंसर पे मैं अपना जो है मार्कर ये आर्ट्स घुमा रही हूँ। इन्फ्लुएंस बेस्ड। हाँ, हाँ। इंफ्लुएंस। तो हमने Influence. तीन टाइप के आरसी की बात करी है यहाँ पे। पहला क्या है? टॉपिक बेस्ड, टॉपिक, दूसरा इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस बेस्ड, और तीसरा जो था फैक्ट बेस्ड, फैक्ट ठीक है। है? फैक्ट जिसमें क्या थी, इंफॉर्मेशन थी, ठीक है? सबसे जो क्या था, इजीएस्ट वाला कौन सा था? फैक्ट था। फैक्ट वाला इजीएस्ट था, ठीक है? हाँ। चलिए। मैम जो वो क्वेश्चन था ना, द आरसी इज वो वाला, उसमें आंसर में टेक्निकल टर्म्स आएगा क्या? एक द कौन? आरसी टफ इज यूजेस, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। हाँ, टॉपिक बेस्ड आरसी इज टफ एज इट कंटेन्स टेक्निकल टर्म्स बेस्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अच्छा, हाँ, टेक्निकल टर्म्स मैम। अच्छा फर्स्ट। टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। मैं आप लोगों पे पूरा भरोसा कर रही हूँ क्योंकि आपने पैराग्राफ पढ़ा बट मैंने ध्यान से शायद नहीं पढ़ा तो मुझे याद नहीं आ रहा। मैम हाँ बिल्कुल, नहीं यूसेज ऑफ सॉरी, टेक्निकल सिक्स में टर्म्स। ही है।
6 में ठीक है, ही है। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं तन्नू, समझ में आ गया मुझे, ये सामने लिखा है एकदम, यूसेज ऑफ टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को इसका मतलब तो समझ में आ गया कि इसमें टॉपिक बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन की बात करी है, और इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल इसको समझना क्यों होता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इफ अ टॉपिक इज न्यू टू अस देन presence of technical terms scares us even if they are defined in the passage। तो क्या होता है कि अगर कोई टॉपिक नया होता है और उसमें कोई टेक्निकल टर्म होती है, तो वो हमको उससे क्या लगने, हमको ना डर लगने लग जाता है। जैसे हम कुछ भी नया सा पढ़ते हैं और उसमें कुछ ऐसा शब्द आ जाता है कि जिसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, और वो शब्द क्या है, उस पैसेज का या उस लाइन का क्या है, मेन शब्द है, कि उस अगर उस शब्द का मतलब समझ में आ गया तो पूरी लाइन का मतलब समझ में आ गया। तो क्या होता है कि हम डर जाते हैं कि हमें यार, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये यही कह रहे हैं कि जब कोई टॉपिक नया होता है और अगर उसमें टेक्निकल टर्म्स होती हैं तो हम डर जाते हैं। तब भी डर जाते हैं अगर वो टेक्निकल टर्म जो है उसमें उन्होंने डिफाइन भी किया होगा तब भी। ठीक है, ये मतलब है। फिर आगे क्या है, फॉर सक्सेस इन दिस टाइप ऑफ पैसेजेस वी नीड टू हैव अ फैन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द टर्म if it is defined in the passage। तो इसमें क्या है कि हमको ऐसे पैसेजेस को डील करने के लिए, ऐसे पैसेजेस को समझने के लिए हमारे अंदर हमको क्या समझना है या हमको क्या बूझ मतलब कि जानना है कि जब कोई टेक्निकल टर्म किसी पैसेज में आएगा, ठीक है, तो उस पैसेज में ही उसका मतलब भी छुपा होगा। तो हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि उस शब्द का मतलब उस पैसेज में कहाँ पे बताया गया है। इसीलिए ये पैसेज जो होता है, टॉपिक बेस्ड जो होता है, वो टफ होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कोई नया शब्द आया है तो आपको जानना पड़ेगा, उसके अलग से मतलब नहीं बताया तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये समझ होनी चाहिए कि उस पैराग्राफ में कहाँ पे उसी टर्म को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। डिफाइन मतलब उसका मतलब जो है उसकी बात की हुई है। ठीक है, ओके। आगे है, रीड दैट डेफिनेशन ट्वाइस इफ यू नीड टू। तो जहां पर भी वो डेफिनेशन दे रखी होगी उस टर्म की, वो कह रहे हैं कि अगर आपको जरूरत है तो 2 बार पढ़िए उसको। बट डोंट वरी अबाउट टेक्निकल टर्म्स इफ दे आर नॉट डिफाइंड इन द पैसेज। बट जिन टेक्निकल टर्म्स को उन्होंने पैसेज में डिफाइन नहीं किया हुआ है, नहीं बताया हुआ है मतलब, उसके बारे में आप ज्यादा मत सोचिए, उसको ज्यादा दिमाग में मत बैठाइए। अज्यूम देम टू बी नॉन एग्जिस्टेंट एंड प्रोसीड। मान लीजिए कि वो उस पैराग्राफ में है ही नहीं और आगे बढ़ जाइए। ऐसा राइटर क्यों कह रहा है, ऐसा राइटर इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर किसी टेक्निकल टर्म की ज्यादा बात नहीं की गई है अगर उस पैराग्राफ में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो उतना जरूरी शब्द नहीं है। पर अगर किसी टेक्निकल टर्म के बारे में बात की जा रही है पैराग्राफ में, तो मतलब क्या हुआ कि वो जरूरी है। ठीक है, ओके। आगे क्या है, की प्रिंसिपल इन दीज पैसेजेस इज दैट डोंट गो टू द नेक्स्ट लाइन अनलेस द प्रीवियस लाइन इज क्लियर। तो इसमें आपको क्या रूल फॉलो करना है, क्या आपका प्रिंसिपल होना चाहिए ऐसे पैसेज को करने का, कि जब तक आपको जो आपने लाइन पढ़ी है, जब तक आपको उसका मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं है, समझ नहीं आया, तब तक आप अगली लाइन पर ना जाएं। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में ना आया हो? एक बार देख लीजिए क्योंकि थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है। फैन अंडरस्टैंडिंग। हाँ, मुझे लग रहा था फैन अंडरस्टैंडिंग का आप पूछोगे। ठीक है, ठीक है। फैन अंडरस्टैंडिंग मतलब कि ये हुआ कि जैसे आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं या आप कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है, एक नया सा शब्द आता है उसमें, आपको उस शब्द का असली मतलब नहीं पता है कि डिक्शनरी में उस शब्द का क्या मतलब लिखा होगा।
पर जब आप पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को, है ना, तो आप समझ जाते हैं, जोड़ लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे अगर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। जैसे हमने फेमिलियर की बात करी, हाँ जैसे हमने फेमिलियर की बात करी, तो हमने क्या किया, हमने फेमिलियर की फैन अंडरस्टैंडिंग ले ली, हमने उसको इस तरह से समझ लिया कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है, कि हमें जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, हमको उस पैराग्राफ को याद करने की हल्का सा, मतलब कि कहाँ पे कौन से टॉपिक की बात हो रही है इसको पहचानना है। तो हमने क्या करना, क्या हुआ, फेमिलियर का जो लिटरल मीनिंग होगा वो कुछ और होगा, लिटरल मीनिंग मतलब जो डिक्शनरी में लिखा होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन हमने उसका आस पास का जो मतलब होता है वो समझ लिया, क्योंकि वो किस तरह से उस लाइन में प्रयोग किया गया, कहाँ पे उसका इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो फैन अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि पूरा मतलब आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको एक अंदाजा लग जाए कि उस शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, हाँ। ओके। और कोई वर्ड? क्लियर है। ठीक है, किसी और को कोई दिक्कत है? धनेश्वरी, तनु, क्लियर है? नो मैम। अच्छा, बताइए कौन कहाँ पे ये दिक्कत है? नो मैम, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े फिर। अच्छा, अभी किसने रीड किया था, तनु ने कि धनेश्वरी ने? धनेश्वरी ने किया था। अच्छा तनु, फिर आप रीड कर लीजिए 7th पैराग्राफ। यस मैम। तनु, एक मिनट, एक मिनट, आपका For माइक। strategy, answering the question. हाँ, आप पढ़िए, क्योंकि बीच में आपकी आवाज एकदम कटी कटी आ रही थी, आप फिर से पढ़िए। Yes ma'am. This हाँ is हाँ हाँ, first and them question is the most popular strategy for asking. While answering the question, you may come back to the passage to find answer as you have just read the passage initially and crammed it, but you should not come back for an question. If you come back for majority of question, haven't. तनु की आवाज एकदम गायब हो गई, आई थिंक नेटवर्क ड्रॉप हो गया। ओके, ठीक है, कोई नहीं, इस पर खुशबू आप पढ़ेंगे बट क्रैम के बाद से। Reading passage first and then question is the most popular strategy of asking. Answering the question, you come back to the passage to find answer as you have just read the passage. Initially and not premise initially and not crammed it. crammed it, but you should not come back for each and every question. If you come back for majority of questions, then you haven't read the passage properly. The key of success of this strategy is that you should understand the passage very well. We will suggest a student of follow this
technique from the beginning in the and beginning and work upon this. ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो क्या बताना चाह रहे हैं जो राइटर हैं, वो बता रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी कि किसी भी पैसेज को, किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जो स्ट्रेटेजी बताई है वो हमारी स्ट्रेटेजी से थोड़ी अलग है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले पैसेज पढ़ना चाहिए और फिर क्वेश्चन करने का जो क्या है, ये मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन का आंसर करने लगते हैं तब हमने अगर पैसेज अच्छे से पढ़ लिया है तो हमें समझ में आ गया, हमने मार्क कर लिया कि कौन से पैसेज में किस टॉपिक की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब फिर हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो जैसे हमें पता है कि कौन से पैसेज में कौन से टॉपिक की बात हो रही है, तो हम बहुत आसानी से जाएंगे और उसको मार्क कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि you may come back to the passage to find answers as you have just read the passage initially and not crammed it। मतलब आपने पढ़ा है, उसे रटा नहीं है। ठीक है, क्रैम का मतलब क्या होता है, रटना। ओके, ठीक है, बट यू शुड नॉट कम बैक फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज के लिए, कि हर सवाल के लिए आपको बार बार पैसेज पूरा पढ़ना पड़े। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ पर है, आप सीधे वहां गए, उस पर्टिकुलर लाइन पे गए और आपने वहां से आंसर ढूंढ लिया। ठीक है, इफ यू कम बैक फॉर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस देन यू हैवंट रेड द पैसेज प्रॉपरली। कि अगर आपको बार बार क्वेश्चंस के लिए बार बार पैसेज को पढ़ना पड़ रहा है कि अच्छा इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर कहाँ है, तो मतलब क्या है कि जब आपने पहली बार पढ़ा वो आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं। The key to success for this strategy is that you should understand the passage very well। तो जब आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़ते हुए ही अच्छे से समझ जाएंगे, जान लेंगे कहाँ पे किस टॉपिक की बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, वी विल सजेस्ट स्टूडेंट्स टू फॉलो दिस टेक्निक फ्रॉम द बिगिनिंग एंड वर्क अपॉन दिस। तो वही वो कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को यही टेक्निक जो है फॉलो करने के लिए बोलते हैं और उसको ही वर्क अपॉन दिस मतलब कि उस पर काम करने को बोलते हैं, उसे प्रैक्टिस करने को बोलते हैं। ठीक है, ओके, लास्ट पैराग्राफ चेतना आप पढ़ दीजिए। Reading questions first and then passage is the strategy followed by a few students. They just look at the questions and not options. The objective is that after seeing the questions, when you read the passage, then you read only that part carefully where the answer is given. आपका कर्सर थोड़ा वो फ्ला है क्या? हाँ, फ्लॉ। हाँ, the flaw with this is that you will not be able to remember all the questions. Besides this strategy fails when there are questions that require understanding of this passage. ठीक है, अब इन्होंने बता दिया जो हमारी स्ट्रेटेजी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसमें क्या कमी है। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, ये कह रहे हैं जो हम स्ट्रेटेजी बात कर रहे थे, रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन पैसेज इज द स्ट्रेटेजी फॉलोड बाय अ फ्यू स्टूडेंट। इसी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे ना हम, कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पैसेज पढ़ते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये इस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं और इस स्ट्रेटेजी की में क्या कमी है उसको बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि वो सिर्फ क्वेश्चंस को देखते हैं और ऑप्शन नहीं देखते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन का जैसे इसमें क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना, मल्टीपल चॉइस है इसमें। तो क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा पर आपने ऑप्शन नहीं पढ़ा कि ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और मतलब कि पैसेज पहले नहीं पढ़ते हैं या नहीं जानते, तो ये होता है कि जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो सिर्फ आप उसी पार्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, उसी लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं जहां पे आपका जो है आंसर होता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो द फ्लॉ विथ दिस इज दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर ऑल द क्वेश्चन। अब इसमें ये कह रहे हैं कि
जो स्टूडेंट है उसको सारे क्वेश्चन तो याद रहेंगे नहीं, तो हो सकता है जो क्वेश्चन सिर्फ उनको याद रहा वो सिर्फ उसी का ही आंसर को क्या है मार्क कर लेंगे और पैसेज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। Besides this, this strategy fails when there are questions that require understanding of the passage। और understanding of the passage कौन से टाइप के पैसेजेस में थी? फैक्ट नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज किस में थी, जहां पे हमें अनुमान लगाना था? हाँ, तो इंफरेंस बेस्ड, इन्फ्लुएंस में है, इंफरेंस बेस्ड में था। अनुमान लगा दिया हमने। हाँ इन्फ्रेंस मैम। हाँ बिल्कुल ठीक ठीक कहा आपने तनु। अच्छा, अब बाकी के क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद फिर जो वर्ड, अच्छा पहले ये बताइए कि इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स थे जो आपको समझने में मतलब नए लगे, उसकी बात कर लेते हैं। नहीं, इसमें सब धनेश्वरी, तनु, खुशबू, आप लोगों को भी सब ठीक लगा? खुशबू जल्दी आ इधर। यस मैम। अच्छा ठीक है। ये वर्ड जो है फ्लॉ, इसका क्या मतलब है? फ्लॉ का क्या मतलब है? फ्लॉलेस ऐसे बोलते हैं मैम प्रवाह। हाँ प्रवाह बोलते हैं। नहीं, वो फ्लो होता है। हाँ, ये फ्लॉ है, FLAW, वो फ्लो होता है, FLOW, ये फ्लॉ है। द फ्लॉ विद दिस इज दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर ऑल द क्वेश्चंस। तो क्या बोलता है? कमी, कमी कि आप इस स्ट्रैटेजी की कमी ये है कि आपको सारे सवाल जो हैं याद नहीं रहेंगे। तो इस शब्द का मतलब है, फ्लॉ का मतलब है कमी, ठीक है। इसका सिनोनिम आप क्या कर सकते हैं? ड्रॉबैक, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। फ्लॉ का जो सिनोनिम है, फ्लॉ का सिनोनिम मतलब कि एक जैसा मतलब होने वाला, ड्रॉबैक, ठीक है। समझने के लिए ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? कमी होना, ठीक है। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज के वर्ड्स देखते हैं और वो आज का आपका होमवर्क ऑफ द डे रहेगा, ठीक है। यस अच्छा, हम लोगों ने 4th क्वेश्चन तक कर लिया था। 5th क्वेश्चन है, केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैसेज इज एसेंशियल फॉर आंसरिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सेविंग टाइम एंड एफर्ट, proper understanding and answering correctly, selective identification of relevant parts। Saving time and effort। ओके, और क्या हो सकता है? मैम, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड आंसरिंग करेक्टली। ठीक है। हाँ, क्योंकि क्या है कि जो राइटर वो है भी उन्होंने, हाँ वो भी हो सकता है, पर राइटर ने क्या बात करी है, राइटर ने बार बार किसी भी पैसेज को पढ़ने के लिए बोला। समझने के लिए बोला है कि जब आप हाँ, उसे पढ़ रहे हैं तो उसे आप साथ साथ में समझते जाइए। तो हाँ, इसीलिए आंसर तो सारे ही सही लग रहे हैं कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो भी जब आप अच्छे से पैसेज पढ़ेंगे तभी दे पाएंगे, आपका टाइम और एनर्जी भी बचेगी। ठीक है। लेकिन ऑथर ने क्यों बोला है कि वो सब कैसे होगा, अगर आपने एक ही बार में पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, ठीक है। और आंसर भी करेक्ट होगा। हाँ ठीक है। द वर्ड डाइवर्स इन पैरा 2 मीन्स, मैम डिफरेंट। डिफरेंट होगा मैम, हाँ डिफरेंट, हाँ अलग कर देते हैं। क्योंकि डाइवर्स का मतलब भी अलग करना और अलग होता है। भी अलग करना। हाँ डिफरेंट का बिल्कुल, मतलब भी अलग होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़े से ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। सो व्हाट शुड वन डू फॉर फाइंडिंग द राइट आंसर? अच्छा, एक काम करती हूँ, रीडिंग
रीडिंग पैसेजेस, सामने ही आपके आंसर है, आप लोगों के एकदम सामने आंसर, बस आपको अच्छे से देखना है। जो ऊपर वो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, उन ऑप्शंस में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। अभी हमने बात करी कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो रीडिंग भी तो है ना, रीडिंग पैसेजेस, अंडरस्टैंडिंग Proper understanding. हाँ हाँ, रीडिंग पैसेजेस विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, व्हाई इज टॉपिक बेस्ड आरसी टफ? टेक्निकल टर्म्स। हाँ बिल्कुल सही धानेश्वरी, ठीक है। विच स्टेप इज कंसिडर्ड more essential for finding right answers? Why? Which step is considered? अभी लास्ट वाले तरफ पढ़े थे क्या? उसमें भी आएगा कि कौन से। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो लास्ट के बस 3 क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं पैराग्राफ आपको पीडीएफ बना के भेज देती हूँ। ये लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हाँ हाँ चलेगा। हाँ Yes, और ma'am. ठीक है, क्योंकि संडे है, आप लोगों का भी टाइम ज्यादा हो रहा है। अच्छा, और हमने कुछ वर्ड्स के बारे में बात करी थी, ठीक है, वो वर्ड्स मैं लिख रही हूँ, स्क्रीन आपको दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है, तो ये वर्ड्स मैं लिख रही हूँ, ये मैंने वर्ड, पहले से लिख लिया। हाँ ये वर्ड्स आप लोगों का आज का होमवर्क है। डाइवर्स की हम बात कर चुके हैं, और डाइवर्स आप लोगों को समझ में आ गया, तो डाइवर्स को हम इसमें अब इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। मैम टैकल मतलब सुलझाना लिख सकते हैं? हाँ, टैकल मतलब सुलझाना भी लिख सकते हैं, या सुलझाने की कोशिश करना, ठीक है। यस मैम। और Ma'am, और स्कॉलरस्टिक मतलब? हाँ, स्कॉलस्टिक मतलब था, स्कॉलस्टिक को भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। स्कॉलस्टिक का मतलब था कि जैसे कोई भी एजुकेशन रिलेटेड जगह हो, जैसे कि आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि इट इज अ स्कॉलस्टिक प्लेस, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे पढ़ाई की बात हो, जहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात करी जाए, तो उसके लिए क्या हो जाता है, स्कॉलस्टिक का हम वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये आता है मेन वर्ड से, जो कि होता है स्कॉलर, ठीक है। जैसे हम स्कॉलरशिप कहते हैं ना, तो स्कॉलरशिप भी इसी से Yes, आता है, ma'am. ठीक है। पढ़ाई के लिए जो आपको वो मिलता है, क्या कहते हैं उसे, मुनाफा लिख बोल सकते हैं शायद। छात्रवृत्ति. ओके, ठीक है। स्कॉलस्टिक था, और कौन सा था वर्ड ऑफ द डे? फेयरली। फेयरली एक एडजेक्टिव है, तो आपको इसको एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है, ठीक है, ठीक है। यस मैम। हाँ, और लास्ट था फ्लॉ, ठीक है, कमी। ठीक है। तो ये वर्ड्स आप लोग नोट कर लीजिए। और खेम सर ने क्लास अभी अभी ज्वाइन किया है, वो आप लोगों से कुछ आज बताना चाहते हैं, ठीक है। ये आप लोग वर्ड्स नोट कर लीजिए, फिर अभी आगे आपको खेम सर बताएंगे, ठीक है। खेम सर आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू रेवा जी। पता नहीं है मेरी आवाज आ रही सबको अभी? हेलो, खेम आई मेरी आवाज, कैन यू हियर मी रेवा? यस, आई कैन हियर यू क्लियरली। ओके, गुड गुड। ओके, चलिए, हेलो एवरीवन। आज हम लोग आप लोग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और
मैंने आप लोग ये क्लासेस की वीडियो देखी है और आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो क्लास में, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। सो थैंक यू। आप लोग बहुत रोज मतलब हर वीक आप लोग क्लास आ रहे हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो रेवा मैम, आरएस सर और बाकी जो टीम है, स्वरूप और बाकी जो टीम है मेंबर हैं, उन्होंने आप लोग के लिए एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग का एग्जाम अगस्त के मिड में शायद 17-18 के बीच में होगा, जिसमें एक छोटा सी एग्जाम होगा, डरिएगा मत। ये सिर्फ ये है कि आप आप लोग जो पढ़ रहे हो, जो जो सीख रहे हो क्लासेस में, उसी के बारे में थोड़ा चेक करने के लिए ही है। तो कोई डरने की बात नहीं है। तो हम लोग उसको में कुछ कुछ में उसमें कुछ मार्क्स भी होंगे। तो और साथ ही साथ में आप लोग का अटेंडेंस के बेस पे है ना, आप लोग जितने क्लास आते हो हर वीक में, उसके बेस में कुछ मार्क्स हैं। हाउ और आप लोग कैसे क्लास में एंगेज करते हो, इंटरेक्ट कैसे करते हो, बात कैसे करते हो, आंसर कैसे क्वेश्चंस के आंसर करते हो कि नहीं करते हो क्लासेस में, उसके बेस में भी कुछ मार्क्स रखे गए हैं। और तो वो जो मार्क्स होंगे क्लास में जो आने का और क्लास में बात करने के लिए या आंसर करने के लिए, उसका हम 40% का उसका मार्क्स रखे हैं। हम लोग को एक शीट मैसेज करेंगे ग्रुप में, ठीक है। और 60% आपके परफॉर्मेंस, जो एग्जाम की परफॉर्मेंस के बेस पे होगा, ठीक है। और रेवा मैडम और आरएस सर आपको ज़्यादा और बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम्स में और कैसे एग्जाम्स होगा। शायद मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ही होंगे या फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ड होगा, लेकिन रेवा मैडम और आरएस सर वो आपके टीचर्स हैं, तो वो आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ हम लोग सिर्फ आज ये अनाउंस करना चाहते हैं कि आपका एग्जाम, रेवा जी बता सकते हो क्या कौन सा डेट आ रहा है वो संडे का, जिसमें अगस्त में? एक मिनट 17-18 आई थिंक मैं फोन से ज्वाइन किया। हाँ हाँ, आई थिंक 20, हाँ 20 अगस्त। 20 अगस्त। तो उस दिन आपका एक एग्जाम होगा, ठीक है। सभी को प्रेजेंट रहना है और जो एब्सेंट होगा उनको बोल दीजिएगा, ठीक है, जो आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं अभी। ग्रुप में और ना ये चीज को आप डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, तो हमारे पास एक एग्जाम का वो शीट है, मतलब एक नोटिफिकेशन है, तो हम आपको उसको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। जी। और आप प्लीज जितने आप लोग पढ़े अभी उसका रिविजन कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जो क्वेश्चंस हैं आपको आने वाले हफ्ते में आरएस सर और चेतन और रेवा मैडम से पूछिए। और अधिकतर तो सिर्फ रेवा मैडम और आरती सर ही दोनों आपको बताएंगे प्रिपरेशन के बारे में। और उसके बाद ही जल्द ही हम एक फॉरेनर गेस्ट बुलाने वाले हैं, जिससे आपको बात करने के लिए आसानी होगी। अब मतलब आपको इंटरेक्ट होगा, आपका प्रिपरेशन कैसा है, तो उसके बारे में और ज़्यादा आपको बताने वाले आने वाले हफ्ते में। और आपके क्लास के परफॉर्मेंस के बेस पे और एग्जाम्स के बेस पे और इंटरेक्शन के बेस पे हम आपको कुछ अवार्ड्स देने वाले हैं, ठीक है। हम इस बारे में बात भी किए थे पिछले कुछ महीने पहले भी, लेकिन हम आपको ज़्यादा जानकारी हम आने वाले हफ्ते में देंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले आपका एग्जाम्स होने चाहिए, ठीक है। तो वो आपको बताना वाला था, ठीक है। अरे मैडम, आपको कुछ ऐड करना है यहाँ? अभी तो फिलहाल मैंने इनसे एग्जाम के बारे में कुछ बात करी नहीं थी, पर हाँ आप लोग तैयार रहिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आसान ही रहेगा। लेकिन हाँ, आपने जो भी अब तक पढ़ा है आरत सर की क्लास में, मेरी क्लास में, वो आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। और जैसे मैंने आपको क्लास के शुरू में बोला कि रीडिंग आपको खूब करनी है, तो रीडिंग करिए। यस मैम। मैम जी, हाँ जी, एग्जाम के बाद और क्लासेस लगेंगी ना? हाँ हाँ हाँ, लगेंगी लगेंगी। ये ये बस नॉर्मल आपका है। ये मेन है एग्जाम है। हाँ, क्वार्टरली एग्जाम समझ लो इसका। हाँ, ये एग्जाम बस इसलिए है कि हमको समझ में आएगा कि आप हमारी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, और हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो जी समझने के लिए ये एग्जाम, ठीक है। हाँ। हाँ, मैम मुझे भी कुछ पूछना था। हाँ जी, पूछिए। वो लास्ट क्लास की वीडियो यूट्यूब पर आ गई है? हाँ हाँ, आ गई है, आ गई है, आ गई है। अंकुश सर का बोल रही हो? हाँ हाँ, नहीं, उससे पहले की भी जो आरएस सर और रीवा मैम की जो क्लासेस हुई है वो अपलोड नहीं हुई है यूट्यूब पर। नहीं, हो गई है, होगी। आप ना उसको ना तो मैंने चेक किया। एक्चुअली सब्सक्राइब करने बोल दीजिए इसको। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभी जो वीडियो अपलोड होती है वो
एक दिन पहले अपलोड होती है। जैसे संडे को आपकी क्लास होने वाली है और सैटरडे को वीडियो पिछली क्लास की अपलोड होती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो यस कोई, मैम, हुआ था इसलिए। हाँ हाँ, तो वो आप अभी फिर से आप ट्राई करिए, फिर से आप देखिएगा, आप अपलोड हो चुकी होगी। यस मैम। चलिए, तो वो मैं ही अपलोड करता हूँ वीडियोस, अच्छा अच्छा और अच्छा। हमारी एक टीम की एक मेंबर है, वो उसको ट्रिम करते हैं ना जहाँ जहाँ जरूरत पड़े। लेकिन मोस्टली मैं अपलोड कर देता हूँ वीक के बीच में ही, और शायद थर्सडे फ्राइडे तक ये सक्सेसफुली मतलब आप लोगों को देखने के लिए रेडी भी हो जाता है। कभी कभी सैटरडे भी होता है, हाँ कभी कभी हुआ है ऐसा भी। तो वीडियो सभी की सभी वीडियोस पूरे अपलोड हो चुकी हैं। प्लीज एक बार फिर से चेक कर लीजिए आज। अगर नहीं मिले पिछले क्लासेस की वीडियो तो प्लीज आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, और फिर से मैं आपको उसी पर्टिकुलर जो डेट में आप ढूंढ रहा हूँ ना, मैं उसको आपको चेक करके बता दूंगा। लेकिन सभी की सभी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। लेकिन पता नहीं है, क्योंकि मेरा अकाउंट जहाँ मतलब हम लोग, मैं देख सकता हूँ इस अकाउंट में, राइट, लेकिन आप लोग क्या है एज अ व्यूअर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं चाहता सर हूँ कि आप लोग फिर से देख लीजिएगा आज। हाँ बोलिए। एक्चुअल में हम लोग जो है ना ऐप में खोजते हैं, इसीलिए नहीं दिखता। हम लोग जो यूट्यूब है ना, वही बोल रही थी, सब्सक्राइब उसमें करेंगे ना तो ऑटोमेटिक दिखता है। अब मैं जाके केवल ऐप में खोजती रहती थी, तभी नहीं मिलता था। हाँ, तो अब आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आ जाता है जैसे ही कोई देखिए नई बात वीडियो है। अपलोड आती है ना, होती है तो वो आ जाता है। हाँ वही जी बोली मैम। मैं। हाँ चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। और जैसे आप लोग बोल रहे थे ना कि यही मिड टर्म, ये रेवा मैडम ने बताया, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है। बाकी एक और एग्जाम्स होगा, वो दिवाली से पहले होगा अक्टूबर में, ठीक है। ओके। और हाँ, तो तब उसके बारे में उससे पहले और भी जो कुछ कुछ बच्चे, मैं बोल रही थी स्कूल जाती हूँ तो वहां पर कि आप मेरा इंग्लिश क्लास ले ली, तो मैं उनको इसमें ही ज्वाइन करा दूं ना अभी। रेवाम क्या बोलते हो अभी आप? ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन वही है कि पिछली क्लासेस में जो हुआ है वो वीडियोस देखें तो, क्योंकि बार बार पिछला पढ़ाना में ये नहीं नहीं होगा कि हम आगे पढ़ाई, नहीं बढ़ पाएंगे। तो हाँ अगर वो, जो हम हाँ कर रहे हैं वो उसी साथ ही में चलेंगे। अब जो बाकी रिवीजन वाला है ना, तो वो मैं करा दूंगी उनको, क्योंकि अब मेरा रिवाइज और हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। यस मैम। वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आप लोग को नोटिफिकेशन भेजेंगे कुछ देर के बाद, और कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है। जी जी और सर गुड जी। लक आप लोग के एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच सर। कुछ और बताना चाहते हैं खेम सर आप? नहीं, और मेरा और कुछ नहीं है मेरे साइड से। तो मैं अभी, आप क्लास कंटिन्यू करने वाले हो कि क्लास हो गई खत्म, शायद नहीं खत्म नहीं, हो गई, राइट? क्लास ओवर हो गई है अब। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू ठीक। ओके। थैंक यू। चलिए, हैव अ गुड नाइट गाइज, बाय बाय। बाय ठीक है। बाय थैंक यू खेम सर। बाय थैंक यू सर। बाय बाय। ठीक है। बाय बाय। ओके ठीक है, थैंक्स ध्यान रखिएगा आप सब। ओके, मैं आपको जो जो पैसेज है वो भेज दूंगी अभी थोड़ी देर में। मैम। मैम क्लास जो है नेक्स्ट वीक कराऊंगी क्या? हाँ, क्लॉज में नेक्स्ट वीक, क्योंकि आज काफी सिर्फ देर आप हो गया। चार ही लोग थे, तो इसीलिए मैंने हाँ क्लॉज नहीं कराया, पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लॉज करेंगे, ठीक है। हाँ। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, फिर थैंक मिलते यू मैम जी। हैं, ठीक है। ओके, चलिए, बाय बाय। एकदम बढ़िया मैम। आप